हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एसएससी जेई मेंस के प्रैक्टिस सेशंस में, जहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं सर्वेइंग सब्जेक्ट पर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि एसएससी जेई मेंस में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, विच आर गोइंग टू बी ऑफ अ लेवल अप्रोक्सीमेटली गेट और आईईएस। ना कि बहुत ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन, ना बहुत ज्यादा हायर न्यूमेरिकल्स, लेकिन जिनको हम 120 मिनट में 100 क्वेश्चन का पेपर अटेम्प्ट कर सके, ऐसे क्वेश्चंस को हम इन सेशंस में लेकर आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि एसएससी जेई मेंस का बैच ऑलरेडी एईसी प्लस ऐप पर लॉन्च हो चुका है फ्रॉम 15 अक्टूबर 2023 से, जिसमें कि हम आपको प्रैक्टिस तो करवा ही रहे हैं, साथ में हमने आपको रिवीजन के लिए भी सेशंस प्रोवाइड कर रखे हैं, जिनको आप क्विकली किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हो। देयर आर गोइंग टू बी 100+ टेस्ट, जहां पर आपको हम नियर अबाउट 3000 क्वेश्चन से आपको गेट और आईएएस लेवल तक के वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे जो कि एसएससी जेई मेंस में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। सारे ही सेशंस का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज द फैसिलिटी दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड। बात करते हैं आगे। इनटू दिस सर्वेइंग लेक्चर नंबर 6 हम बात कर रहे हैं, टॉपिक है एरियल सर्वे एंड द कर्व्स। तो कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, इन्हीं पर बात करना चालू करते हैं। सो इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम, ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है, इन अ टिल्टेड एरियल फोटोग्राफ इफ द स्विंग इज 230 डिग्री देन द रोटेशन एंगल इज इक्वल टू व्हाट। तो देखो, पहले तो पता होना चाहिए कि एरियल फोटोग्राफ जनरली हमारे पास वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ लिए जाते हैं, लेकिन अगर गलती से वर्टिकल हमारी एक्सिस, मतलब कैमरा की जो एक्सिस है, अगर वो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी से 3 डिग्री तक में अगर मान लो कि डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसे हम अनइंटेंशनल टिल्ट कहते हैं, विच इज बेसिकली डिस्टर्बेंस। लेकिन अगर 3 डिग्री से हमारे पास ज्यादा का अगर हम रोटेशन करा देते हैं, तो ऐसे में जो फोटोग्राफ अब हमारे पास आएंगे वो हमारे पास ओब्लिक फोटोग्राफ कहलाएंगे, विच आर गोइंग टू बी ऑफ डिफरेंट कैटेगरी। आइदर इट इज कॉल्ड एज अ लो ओब्लिक फोटोग्राफ, जिसमें कि होराइजन नहीं दिखाई देगा, और एक कहलाता है हाई ओब्लिक फोटोग्राफ, जिसमें होराइजन भी दिखना चालू हो जाता है। तो हमारे पास जब भी कोई टिल्टेड एरियल फोटोग्राफ बनेगा, तो वहां पर स्विंग हमारे पास 230 डिग्री का अगर है, तो फिर हमारे पास रोटेशन एंगल क्या होगा। तो स्विंग जो होता है हमारे पास, ये हमारा, ठीक है, एंगल होता है, एंगल बिटवीन जो नादिर पॉइंट है, नादिर पॉइंट है और हमारे वाई एक्सिस ऑफ फोटोग्राफ। तो फोटोग्राफ और वाई एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है, फोटोग्राफ की वाई एक्सिस और नादिर के बीच का जो एंगल होता है, उसी को स्विंग एंगल कहते हैं। और जनरली हमारे पास रोटेशन जो होता है, रोटेशन रोटेशन होता है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, रोटेशन एंगल हमारे पास होगा, इज गोइंग टू बी इक्वल टू एस माइनस 180 डिग्री के बराबर। और एस क्या है हमारे पास, स्विंग एंगल है। तो अगर हमारे पास दे रखा है स्विंग एंगल 230 डिग्री का है, उसमें से 180 डिग्री घटाएंगे तो बनेगा हमारे पास 50 डिग्री, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू दी रोटेशन एंगल। तो इसको समझ भी सकते हैं डायग्राम की मदद से। ये हमारे पास हमारा जो है एकदम डायरेक्ट हमारे पास वर्टिकल एक्सिस समझ सकते हैं, इसको डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी समझ सकते हैं। ये हमारे पास नादिर पॉइंट ऑन टू द ग्राउंड है हमारे पास, दिस इज द नादिर पॉइंट ऑन टू द फोटोग्राफ। तो ये नादिर पॉइंट में अगर हम कैमरे की वाई एक्सिस से कोई एंगल रोटेट करने जाएंगे, एंगल मेजर करने जाएंगे, तो इसी कहा जाता है स्विंग। तो इस स्विंग में से हमारे पास 180 डिग्री घटाएंगे तो पता चलेगा रोटेशन एंगल कितना निकल कर आया, तो दैट इज इक्वल टू थीटा। तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें रोटेशन एंगल थीटा के बराबर क्या होगा, तो थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना, 230 माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा, सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास, एन इमेज ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल इज 96 mm फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के प्रिंसिपल पॉइंट से 96 mm की दूरी पर हमारे पास एक इमेज है, ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 500 मीटर। जो हिल का टॉप है उसका 500 मीटर एलिवेशन है, एंड फ्लाइंग हाइट इज 4000 मीटर अबव द डेटम, द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट विल बी कितना होगा। तो देखो डायग्राम को पहले समझना पड़ेगा कि हमारे पास एक हिल है,
हिल का टॉप जो है वो 500 मीटर है MSL से, और फ्लाइंग हाइट है 4000 मीटर की, तो वो भी MSL से नापी जाएगी। और हमारे पास जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना है, और ये बताया कि द इमेज ऑफ द टॉप ऑफ द हिल है 96 mm फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट। डायग्राम किस तरह दिखाई देगा? डायग्राम हमारे पास दिखाई देगा कुछ इस मैनर में। ये है हमारा डेटम विच इज बेसिकली एन MSL। ठीक है, तो मीन सी लेवल से 4000 मीटर की हाइट पर फोटोग्राफ लिया गया है, और मीन सी लेवल से ही एक हिल है हमारे पास जिसका टॉप कहां पर है? 500 मीटर की ऊंचाई पर है। तो जब इसका फोटोग्राफ मिलेगा तो फोटोग्राफ में जो पॉइंट वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं वो दोनों यहां पर हमारे पास हमें किसी एक डिस्टेंस के रूप में दिखाई देंगे। तो यही हमारे पास कहलाता है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी दूरी फोटोग्राफ में कहां पर है? 96 mm पर है। तो अगर यहां पर देखा जाए रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या निकल कर आएगा, तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हम कह सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, हमारे पास हम कह सकते हैं दिस रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आर इज गोइंग टू बी, सॉरी डी इज गोइंग टू बी हमारे पास आर इंटू एच बाय कैपिटल एच के बराबर, आर इंटू एच बाय कैपिटल एच के बराबर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? वी कैन कैलकुलेट इट। हमारे पास आर कितना दे रखा है? तो आर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 96 mm के बराबर। और वहीं पर हमारे पास जो हमारी फ्लाइंग हाइट दे रखी है, तो फ्लाइंग हाइट है हमारे पास कितनी? फ्लाइंग हाइट दे रखी 4000 मीटर के बराबर। और वहीं पर हमारे पास जो एलिवेशन है टॉप ऑफ द हिल वो कितना दे रखा है? तो वो दे रखा है 500 मीटर के बराबर। तो यहां पर हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच? 8 टाइम्स। और इसे लिखने जाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 12 टाइम्स। मीटर मेजरिंग कैंसिल आउट होता है तो आंसर कितना आएगा? 12 mm के बराबर आएगा। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आ रहा है? 12 mm के बराबर आ रहा है। कितना आ रहा है? 12 mm इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात इतनी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 mm इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, एक वर्टिकल फोटोग्राफ है जिसको हमने 1500 मीटर अबव MSL के एल्टीट्यूड पर लिया। ठीक है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा इज 20 मीटर, फोटोग्राफ की स्केल दे रखी है एट एन एलिवेशन ऑफ 500 मीटर, दे नहीं रखी, पूछी गई है कि 500 मीटर के एलिवेशन पे फोटोग्राफ की स्केल क्या होगी। तो देखो आपको ये पता है कि फ्लाइंग हाइट इज ऑलरेडी गिवन टू यू एज 1500 मीटर, और जिस टेरेन का आपको MSL से हाइट दे रखा है वो दे रखा है आपको कितना? 500 मीटर के बराबर। आपको ये भी पता है कि फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा इज इक्वल टू हाउ मच? 20 मीटर के बराबर। तो फोटोग्राफ ऑफ द स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या होगा? तो स्केल ऑफ फोटोग्राफ जो होता है, स्केल ऑफ फोटो इज यूजुअली इक्वल टू हाउ मच? हम कह सकते हैं हमारे पास फोटो की जो डिस्टेंस होगी डिवाइडेड बाय, कह सकते हैं जो भी ग्राउंड डिस्टेंस होगी, या तो इस तरह से समझ सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास हमारा फोकल लेंथ होगा विथ रिस्पेक्ट टू हम कितनी दूरी पर वो फोटो ले रहे हैं, तो फोटो है हमारे पास h माइनस एच की दूरी पर। दोनों में से किसी भी तरीके से स्केल ऑफ फोटोग्राफ निकाला जा सकता है। यहां पर जो डाटा दे रखा है उसमें ग्राउंड के डिस्टेंस और फोटो के डिस्टेंस नहीं दे रखे हैं, डायरेक्टली एफ एच और कैपिटल एच के रूप में दे रखा है डाटा। तो व्हाट इट कैन बी रेफर्ड एज, एफ हमारे पास फोकल लेंथ आएगा 20 मीटर के बराबर डिवाइडेड बाय 1500 मीटर माइनस 500 मीटर। तो दिस वुड कम आउट टू बी एज 20/1000, और ये बन जाएगा हमारे पास 1/50। तो 20 मीटर बाय 1000 मीटर में स्केल ऑफ फोटोग्राफ कितना आ गया हमारे पास? 1/50 के बराबर। तो ये पता होना चाहिए हमें कि कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से? 1/50 के बराबर। अगला क्वेश्चन पूछा है, अ रोड सेक्शन ऑफ लेंथ 1 किलोमीटर, जो ग्राउंड पे 1 किलोमीटर का है, स्केल्स 8 सेंटीमीटर ऑन वर्टिकल फोटोग्राफ। वर्टिकल फोटोग्राफ पर उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर की, जो ग्राउंड पर है 1 किलोमीटर का। द फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा इज गिवन टू बी दिस मच। अगर इफ द टेरेन इज फेयरली लेवल देन द फ्लाइंग हाइट विल बी। तो अगर अब हमारे पास यहां पर कंडीशन ये बन रही है कि फिर से स्केल को लिखने जाएंगे, तो स्केल को लिखने तरीका क्या बनेगा हमारे पास? जो फोटो का डिस्टेंस है,
फोटो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द ग्राउंड डिस्टेंस, और इसी को लिखने का एक और तरीका क्या है, फोकल लेंथ अपॉन h माइनस एच। फ्लाइंग हाइट तो दे रखी है, लेकिन जिस टेरेन पर हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो टेरेन एमएसएल से कितने ऊंचे पर है, तो द टेरेन इज फेयरली लेवल देन द फ्लाइंग हाइट विल बी, कहीं पर भी एमएसएल की बात नहीं की गई तो इसे क्या मान लिया जाएगा, दिस वुड कम आउट टू बी एज 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर आता है, इन दोनों ही फॉर्मूले से स्केल ऑफ दी फोटोग्राफ निकल कर आएगा, तो दोनों की वैल्यू बराबर है, अगर तो बराबर है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, हम लिख सकते हैं फोटो डिस्टेंस से 8 सेंटीमीटर बटे ग्राउंड डिस्टेंस से 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं कि हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा है 160 सेंटीमीटर, नहीं 160 mm, विथ रिस्पेक्ट टू हमारे पास फ्लाइंग हाइट निकालना है कैपिटल एच, कैसे आ जाएगी, ये देखो निकल कर आ जाएगी, किस में चाहिए, मीटर में चाहिए, निकाल देते हैं मीटर में, ये बनेगा 160 mm इंटू 1 किलोमीटर को लिख सकते हैं कितना, 1000 मीटर, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 8 सेंटीमीटर लिखा है, इसको लिखते हैं 80 mm, तो ये हमारे पास जाएगा 2 टाइम्स h बन जाएगा हमारे पास 2000 मीटर के बराबर, कितना आ जाएगा 2000 मीटर के बराबर। आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है द रिलेशनशिप बिटवीन द एयर बेस बी, फोटोग्राफिक बेस बी, फ्लाइंग हाइट h एंड फोकल लेंथ f ऑफ लेंस इन अ वर्टिकल फोटोग्राफ इज गिवन बाय, तो इनमें रिलेशनशिप क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या होता है, जो हमारे पास एयर बेस फोटोग्राफिक बेस है, मतलब जो फोटोग्राफिक लेंथ है वो b डिवाइडेड बाय द ग्राउंड लेंथ जो है वो b, और सिमिलरली स्केल ऑफ फोटोग्राफ एक और क्या तरीके से लिखा जा सकता है कि फ्लाइंग हाइट अगर दे रखी है और फोकल लेंथ दे रखी है तो व्हाट वी कैन रिलेट इट टू एज f बाय कैपिटल H के बराबर। ठीक है, तो इनके जो रिलेशनशिप क्या है, चूंकि दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं यहां पर व्हाट कैन बी रिटन एज देयरफॉर हमारे पास b बाय कैपिटल B इज इक्वल टू f बाय कैपिटल H। कैपिटल B निकालने को बोला है, तो कैपिटल B निकालने के लिए बन जाएगा b इंटू एच बाय एफ के बराबर, तो स्मॉल b इंटू कैपिटल H बाय एफ के बराबर, आंसर क्या आ जाएगा, a इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, a इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है व्हाट इज द एक्चुअल एरिया कवर्ड बाय अ 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर साइज वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ एट एन एवरेज स्केल ऑफ दिस मच हैविंग 60% फॉरवर्ड ओवरलैप एंड 30% साइड ओवरलैप। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो व्हाट कैन बी रिटन एज, हम एक बेसिक चीज जानते हैं, स्केल का मतलब होता है फोटो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस, और लिख सकते हैं स्केल का स्क्वायर इक्वल टू फोटो एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया। एक और भी चीज लिख सकते हैं क्या कि हमारे पास स्केल तो हो जाएगा एस का स्क्वायर, फोटो का एरिया अगर हम लिखते हैं स्मॉल एल इंटू स्मॉल डब्ल्यू, और ग्राउंड का एरिया लिखते हैं कैपिटल एल इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब ये कब है हमारे पास, जो हमने कोई भी ओवरलैपिंग कंसिडर नहीं करी तब। ग्राउंड का एरिया तो बदलेगा नहीं, ग्राउंड का एरिया वही रहेगा, ग्राउंड का एरिया वही रहेगा, तो एस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब हम ओवरलैपिंग लेके चल रहे हैं तो जितनी लेंथ जमीन पर है वो फोटोग्राफ में एक्चुअली में उतनी आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि 60% का हमारे पास फॉरवर्ड ओवरलैप है और 30% साइड ओवरलैप है, तो इसे लिख सकते हैं क्या, L1 माइनस हमारे पास वो ओवरलैप जो कि अगली फोटोग्राफ में वैसे इंक्लूड नहीं होगा। तो अल्टीमेटली 60% का अगर ओवरलैप है तो फोटो एक्चुअली में बन कितने पा रही है, 40% के बराबर की, तो 1 माइनस ओवरलैप हमने कर दिया, इनटू क्या लिख सकते हैं, W इंटू 1 माइनस साइड ओवरलैप होल डिवाइडेड बाय कैपिटल L इंटू कैपिटल W। अब बोला है व्हाट इज द एक्चुअल एरिया कवर्ड बाय 20 सेंटीमीटर साइज वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ
ठीक है, तो एक्चुअल एरिया कितना हो जाएगा ये L इंटू डब्ल्यू इक्वल टू L1 माइनस पी एल W1 माइनस पी एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। करते हैं इसे सॉल्व। तो L दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 1 माइनस 0.6, 60% फॉरवर्ड ओवरलैप है, 20 सेंटीमीटर 1 माइनस 0.3 साइड ओवरलैप है, डिवाइडेड बाय स्केल दे रखी कितनी 1 सेंटीमीटर बटे 200 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बाय 200 मीटर और 1 सेंटीमीटर बाय 200 मीटर। तो पहले तो ये समझो कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया। हमारे पास अब बचेगा क्या, ये जाएगा 200 मीटर ऊपर। तो 200 मीटर बाय 200 मीटर इंटू 20 कैसे कैलकुलेशन होगा, तो 1 माइनस 0.6 बनता है 0.4, 1 माइनस 0.3 बनता है 0.7। तो ये बनेगा 20 इंटू 20 इंटू 200 इंटू 200 इंटू 0.7 इंटू 0.4। अब इनको चाहिए आंसर किलोमीटर स्क्वायर में, निकाल देंगे किलोमीटर स्क्वायर में आंसर कितना आ जाएगा। ये आ रहा है अभी किस में आ रहा है आंसर, ये मीटर स्क्वायर में आ रहा है। तो 20 इंटू 20 इंटू 200 इंटू 200 और इंटू 0.7 इंटू 0.4। तो ये आ रहा है हमारे पास 448 इंटू 10 टू द पावर, जैसे लिखता हूं मैं 4.48 मीटर स्क्वायर। 4.48 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर स्क्वायर। तो अगर मीटर को कैलकुलेट करेंगे किलोमीटर में, 1 मीटर 10 टू द पावर -3 किलोमीटर के बराबर। तो 10 टू द पावर 3 मीटर 1 किलोमीटर, 10 टू पावर 3 मीटर 1 किलोमीटर। तो ये बन जाएगा 10 टू पावर 6 मीटर स्क्वायर 1 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर। तो 4.48 किलोमीटर स्क्वायर आंसर आना चाहिए। आंसर क्या आ जाएगा, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ मैप सब्स्टिट्यूट। तो मैप सब्स्टिट्यूट के रूप में फोटोग्राफ को कैसे यूज कर सकते हैं। हमारे पास पहली बात तो ये कि मैप है हमारे पास कंप्लीट पिक्चर। जो मैप है हमारे पास वो है कंप्लीट पिक्चर ऑफ एरिया। अब हमारे पास जो फोटोग्राफ है ये है हमारे पास पार्ट पिक्चर ऑफ एरिया। एक एरिया का छोटा सा एक पार्ट है, ठीक है। एक होता है मोजेक। मोजेक होता है हमारे पास ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ्स, ग्रुप ऑफ फोटोज जो बनाते हैं कंप्लीट पिक्चर ऑफ एरिया। तो अगर हम वर्टिकल फोटोग्राफ लेंगे, वर्टिकल एरियल फोटोज लेंगे, उन सबको आपस में कंबाइन करेंगे, तो जो मैप है, जैसा मैप दिख रहा है पूरे एरिया का, वैसा ही वर्टिकल फोटोग्राफ सब्स्टिट्यूट बन सकता है। तो ऐसे में हमारे पास सिर्फ फोटोग्राफ से काम नहीं चलेगा, विल हैव टू हैव अ मोजेक। तो वर्टिकल एरियल फोटो मोजेक की जरूरत पड़ेगी। ओब्लिक एरियल फोटोग्राफ हमारे पास सही इमेज नहीं दे पाएगा। वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ सिर्फ हमारे पास पार्ट पिक्चर ऑफ एरिया दे सकता है, पूरा नहीं दे सकता। और टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ में तो हम जमीन पर रखे हुए कुछ कैमरेज और ट्राइपॉड्स पर रखे हुए कैमरे से एरिया को सर्वे करते हैं, तो उससे हमारे पास नहीं बन सकता। आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, अ पर्टिकुलर रनवे मेजर 6 सेंटीमीटर ऑन वर्टिकल फोटोग्राफ वेयर इज द सेम रनवे मेजर्स 4 सेंटीमीटर ऑन अ मैप प्लॉटेड ऑन अ स्केल ऑफ दिस मच। द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ एट द रनवे एलिवेशन इज। देखो आपको स्केल के बारे में क्या पता होना चाहिए, स्केल के बारे में एक चीज पता होना चाहिए कि स्केल होता है फोटो का डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं,
इसी को लिख सकते हैं क्या, ग्राउंड डिस्टेंस इज इक्वल टू फोटो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्केल ऑफ फोटो। अच्छा, स्केल के बारे में एक और भी चीज पता है, और वो क्या पता है, वो पता है स्केल ऑफ मैप इज इक्वल टू जो मैप डिस्टेंस होता है डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। यहां से लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ग्राउंड डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, मैप का जो भी डिस्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू जो भी हमारे पास स्केल ऑफ मैप है। ठीक है, तो ये बनती इक्वेशन 1, ये बनती इक्वेशन 2। और क्या लिख सकते हैं यहां से, दोनों ही केस में ग्राउंड डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो सकता, वो तो वही रहेगा ना, वो चेंज नहीं हो सकता। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर इक्वेट करते हैं तो बनेगा हमारे पास फोटो का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्केल ऑफ फोटो इक्वल टू मैप का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्केल ऑफ मैप। अब क्या लिख सकते हैं यहां पर, तो फोटो डिस्टेंस दे रखा है क्या, अ पर्टिकुलर रनवे मेजर 6 सेंटीमीटर ऑन वर्टिकल फोटोग्राफ। ठीक है, वेयर एज सेम रनवे मेजर 4 सेंटीमीटर ऑन प्लॉटेड 4 सेंटीमीटर ऑन अ मैप प्लॉटेड ऑन अ स्केल ऑफ दिस मच। तो 4 सेंटीमीटर दे रखा है ऑन अ मैप प्लॉटेड ऑन अ स्केल ऑफ दिस मच। तो मैप स्केल की मतलब मैप की स्केल दे रखी है 1/24,000। ये निकालना है, स्केल निकालना है, तो स्केल निकाल सकते हैं, यहां ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो बनेगा 6 सेंटीमीटर बटे 4 सेंटीमीटर इंटू 1/24,000। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ बनेगा। ये क्या बन रहा है, 6 1 जा और 6 4 जा, और 4 4 जा कितना 16, तो 16,000 बन रहा है। स्केल ऑफ फोटोग्राफ कितना आ गया, 1/16,000। आंसर क्या आ जाएगा, 1/16,000। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, आइसोसेंटर इज द पॉइंट। आइसोसेंटर कौन सा पॉइंट होता है, तो इन विच द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द कैमरा मीट्स द वर्टिकल फोटोग्राफ। तो टिल्टेड एक्सिस ऑफ द कैमरा जब वर्टिकल फोटोग्राफ को मिल जाता है तो ऐसे केस में हमारे पास उसको आइसोसेंटर नहीं कहते बल्कि उसको तो नादिर कह देते हैं, और यू कॉल इट एज अ प्रिंसिपल पॉइंट। आइसोसेंटर इज द पॉइंट इन विच द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ टिल्ट मीट्स द वर्टिकल फोटोग्राफ। बिल्कुल सही बात है ये। हमारे पास यहां पर अगर आप देखोगे तो ये है ट्रू वर्टिकल एयर फोटोग्राफ, जहां पर आपके पास कैमरा की एक्सिस आपके वर्टिकल फोटोग्राफ को हमारे पास कहां पे मीट कर रही है, प्रिंसिपल पॉइंट पे मीट कर रही है, या फिर आप समझ सकते हो तो नादिर पॉइंट पे मीट कर जा रही है। और जब आपके पास टिल्टेड एरियल फोटोग्राफ बनेगा तो आपके पास जो एक्सिस है, आपकी जो एक्सिस है इन विच द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ टिल्ट, जो एंगल ऑफ टिल्ट है उसका जो बाइसेक्टर है मीट द वर्टिकल फोटोग्राफ, जहां पर वो मीट करता है उसी को क्या कहते हैं, आइसोसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसी को, आइसोसेंटर कहते हैं। दिस टू एंगल्स आर बेसिकली गोइंग टू बी दी सेम एंगल्स। तो इन एयर स्पेस द लोकेशन ऑफ द ऑप्टिकल करेक्ट सेंटर ऑफ द लेंस ऑफ द कैमरा एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर, ये बिल्कुल भी नहीं होता। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बी इज द करेक्ट आंसर। वेयर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द नोडल पॉइंट मीट्स द फोटोग्राफ, बिल्कुल ही मतलब नहीं है उसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछा है हमसे, एक वर्टिकल फोटोग्राफ है 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर साइज है और आरएफ दे रखा है 1/10,000, मतलब 10,000 का आरएफ है। 60% लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप है, 40% साइड ओवरलैप है। एक्चुअल ग्राउंड लेंथ कवर्ड बाय ईच फोटोग्राफ इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द फ्लाइट विल बी। तो एक्चुअल ग्राउंड लेंथ कितनी कवर्ड होगी, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, तो एक्चुअल ग्राउंड लेंथ कितनी कवर्ड होगी, L/W। अच्छा, सिर्फ ग्राउंड लेंथ ही पूछा है क्या, एक्चुअल ग्राउंड लेंथ। तो एक्चुअल ग्राउंड लेंथ में जरा देखो, अभी हमने क्या पढ़ा फॉर्मूला, L इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू हाउ मच, L1 माइनस PL, L1 माइनस PL इंटू W1 माइनस PS डिवाइडेड बाय S इंटू S, यही पढ़ा।
ये रिलेट करता है किसको, लेंथ को रिलेट करता है, और ये रिलेट करता है किसको, ये विड्थ को रिलेट करता है। तो यहां से लिखा जा सकता है क्या, L इक्वल टू L1 माइनस PL डिवाइडेड बाय S। तो हमारे पास यहां पर L दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर, और हमारे पास यहां पर दे रखा है कितना, हाँ इट इज गिवन टू अस एज लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैप कितना 60% है, तो 1 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय RF। RF दे रखा है 1/10,000 का, ठीक है। कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं अभी, इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो क्या बन रहा है हमारे पास, ये क्वांटिटी ऊपर जाएगी, तो हाउ मच इट वुड बिकम एज, कैपिटल L आ जाएगा 20 इंटू 10,000 इंटू 0.4 सेंटीमीटर के बराबर। तो 0.4 इंटू 2 कितना बन जाएगा हमारे पास, सॉरी 0.4 इंटू 20 कितना बन जाएगा हमारे पास, ये 8, और ये बन जाएगा हमारे पास 80,000 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किलोमीटर, सॉरी सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो बनेगा 800 मीटर, और 800 मीटर को किलोमीटर में करेंगे बनेगा 0.8 किलोमीटर। आंसर क्या आ जाएगा, सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, एरियल फोटोग्राफ्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू कवर एन एरिया ऑफ 150 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, और द लॉन्गिट्यूडनल एंड साइड ओवरलैप्स आर दिस मच, द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ इज दिस मच, एंड द साइज ऑफ ईच फोटोग्राफ इज दिस मच। मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फोटोग्राफ विल बी, तो देखो मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फोटोग्राफ विल बी इक्वल टू हाउ मच, टोटल एरिया ऑफ फील्ड, टोटल एरिया ऑफ फील्ड हमारे पास एरिया कवर्ड बाय 1 फोटो। एक फोटो कितना एरिया कवर कर लेता है, तो हमारे पास अगर टोटल एरिया ऑफ फील्ड जितना भी है, मान लो 100 किलोमीटर स्क्वायर है, एक फोटो कवर करता है 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को, तो टोटल फोटो कितनी लगेगी, 100 लग जाएगी। अब सिंपल सा फंडा है, ये दे रखा है हमें कितना, 150 किलोमीटर स्क्वायर। एक फोटोग्राफ का जमीन पर ग्राउंड पे एरिया कितना होता है, L इंटू डब्ल्यू। और अभी हम लोगों ने सीखा L इंटू डब्ल्यू कैसे लिख सकते हैं, तो वो है हमारे पास 150 किलोमीटर स्क्वायर अपॉन L1 माइनस PL डिवाइडेड बाय S इंटू W1 माइनस PS डिवाइडेड बाय S। करते हैं इसी को सॉल्व, तो जरा देखो वैल्यूज को पुटअप करना चालू करते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास n इक्वल टू 150। एक काम करते हैं, हमारे पास 150 किलोमीटर स्क्वायर को लिख लेते हैं मीटर स्क्वायर में, 10⁶ मीटर स्क्वायर। अभी L बना है हमारे पास कितना, एक फोटोग्राफ की लेंथ है स्मॉल l, तो 20 इंटू 1 माइनस 0.6, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्केल ऑफ फोटोग्राफ कितना है, 1 सेंटीमीटर इज टू, इसे लिखेंगे 20 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर बाय 100 मीटर, और इसे लिखेंगे 20 सेंटीमीटर इंटू 1 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे इसे, 1 सेंटीमीटर बाय 100 मीटर। तो अब यहां पर आपके पास सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी गया। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये वाली क्वांटिटी यहां चली जाएगी, ये वाली क्वांटिटी यहां चली जाएगी, ये वाली क्वांटिटी यहां चली जाएगी, तो आपके पास मीटर स्क्वायर से मीटर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसे वापस से पुटअप करना चालू करते हैं, तो कैसे बनेगा ये पूरा तरीके से, 150 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय, क्वांटिटी को ऊपर लेना चालू करते हैं, तो 20 इंटू 100 इंटू 0.4 इंटू 20 इंटू 100 इंटू 0.7,
ठीक है, तो 1 2 3, 1 2 3 से ये सब चले गए। अब बचा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 0.7 इंटू 0.4, तो ये बन जाएगा कितना हमारे पास, दिस वुड कम आउट टू बी एस 150 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.7 डिवाइडेड बाय 0.4, तो आ रहा है ये 133.92, ये आ रहा है 133.92 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 134 फोटोज। क्या लिख सकते हैं इसे, 134 फोटो लगेंगे हमें, नंबर ऑफ फोटोज रिक्वायर्ड, अगर हमने ओवरलैप को कंसीडर करते हुए चला है तो। आंसर क्या आ जाएगा, 134। अगला क्वेश्चन पूछा है, अ सेक्शन लाइन ए बी अपियर्स टू बी 10.16 सेंटीमीटर ऑन अ फोटोग्राफ, मतलब किसी एक लाइन की फोटो लेंथ दे रखी है, फॉर विच द फोकल लेंथ इज गिवन टू अस, करस्पॉन्डिंग लाइन मेजर्स 2.54 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, किसी मैप पर उसी लाइन की लंबाई 2.54 सेंटीमीटर होती है, विच इज टू अ स्केल ऑफ दिस मच। ठीक है, तो देखो दो चीजें यहां पर दे रखी है, फोटोग्राफ का फोकल लेंथ दे रखा है, फोटो की लेंथ दे रखी है, मैप का स्केल दे रखा है, मैप की लेंथ दे रखी है। टेरेन हैज एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 200 मीटर अबव मीन सी लेवल, फ्लाइंग हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट अबव मीन सी लेवल ड्यूरिंग फोटोग्राफ विल बी। चलिए ठीक है, एक बेसिक चीज जो अभी तक हम लोग पहचान चुके हैं वो क्या, उसको जरा समझते हैं। हमारे पास यहां पर हम ये जानते हैं कि स्केल ऑफ मैप जो है वो होता है मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से ग्राउंड डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो यहां से ग्राउंड डिस्टेंस आ जाएगा जो मैप डिस्टेंस दे रखा है, तो मैप डिस्टेंस है 2.54 सेंटीमीटर और स्केल है 1/50,000 का, तो ये बनेगा हमारे पास 2.54 इंटू 5 करने जाएंगे, $12.7 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर। इसे अगर हम मीटर में करने जाएंगे तो ये बनेगा कितना हमारे पास 1270 मीटर के बराबर। अब ये ग्राउंड डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है, ग्राउंड डिस्टेंस तो वही रहेगा। हम एक और भी चीज जानते हैं कि जो हमारे पास स्केल ऑफ फोटो होता है वो होगा हमारे पास फोटो का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इक्वल टू एफ अपॉन एच माइनस एच। ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्या हमें फोटो का डिस्टेंस दे रखा है, इट इज गिवन टू अस, कितना है 10.16 सेंटीमीटर। क्या हमें ग्राउंड डिस्टेंस पता है, बिल्कुल पता है, कितना है 1270 मीटर के बराबर। क्या हमें फोकल लेंथ पता है, तो फोकल लेंथ हमें दे रखी 16 सेंटीमीटर। क्या हमें टेरेन का एवरेज एलिवेशन दे रखा है 200 मीटर, बिल्कुल दे रखा है 200 मीटर। तो अब करना क्या है, डायरेक्ट कैलकुलेशन है हमारे पास, यहां से बन जाएगा h वुड कम आउट टू बी एस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गया मीटर में आंसर आएगा, तो h इक्वल टू दिस मच प्लस 200 मीटर। तो अब यहां पर जो है वो सिंपल कैलकुलेशन बचा है बस, 1270 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 10.16, तो यार 2000 प्लस 200 बन रहा है 2200। दिस इज कमिंग आउट टू बी 2200 मीटर के बराबर इज दी
फ्लाइंग हाइट या फ्लाइंग एल्टीट्यूड ऑफ द एयरक्राफ्ट अबव मीन सी लेवल ड्यूरिंग फोटोग्राफ विल बी। तो कितना आ रहा आंसर? सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, देयर आर 10 इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस ऑक्यूपाइड इन सक्सेशन ड्यूरिंग अ ट्रेवर्स सर्वे। ठीक है। एन ऑब्जर्वर मेक्स इक्वल एरर इन ईच स्टेशन। ठीक है, हर एक स्टेशन में इक्वल एरर क्रिएट किया। द मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज एस ई, एस ई नहीं होगा ये, दिस इज डेल्टा थीटा इन ईच इंस्टेंस ऑफ ऑल स्टेशंस। हर बार यही एरर क्रिएट किया। व्हाट इज द प्रोबेबल एरर ऑफ द फाइनल बियरिंग्स एट द एंड ऑफ द ट्रेवर्स। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो ट्रेवर्स मेजरमेंट है, तो सारे मेजरमेंट्स एडअप होते हैं, और सारे मेजरमेंट्स एडअप होते हैं तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबल एरर बनेगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ each error, sum of square of each error, which is going to be equal to plus minus under root of, क्या हो जाएगा, पहले वाले में क्या एरर किया, दूसरे वाले में क्या एरर किया, तीसरे वाले में क्या एरर किया, ऐसे करते करते कितने मेजरमेंट है, 10 मेजरमेंट है। E10 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस डेल थीटा का स्क्वायर प्लस डेल थीटा का स्क्वायर प्लस, ऐसे करते करते कब तक चले जाएंगे, 10 बार चले जाएंगे, डेल थीटा का स्क्वायर। अब इसे करेंगे अगर, तो ये बनेगा हमारे पास प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 10 इंटू डेल थीटा का स्क्वायर। अब अगर हम रूट हटाएंगे भी तो ये बनेगा हमारे पास रूट ऑफ 10 इंटू डेल थीटा के बराबर। तो 10 डेल थीटा प्लस माइनस नहीं, 100 डेल थीटा स्क्वायर ये भी नहीं, 10 रूट डेल्टा नहीं। आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, इफ एवरी वन ऑफ द थ्री एंगल, इफ एवरी वन ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हैज अ प्रोबेबल एरर ऑफ प्लस माइनस 1 सेकेंड, then what will be the probable error in the sum of the so measured internal angles of the triangle। देखो ध्यान रखो, ट्रेवर्स था तो हमारे पास जुड़ रहे थे सारे के सारे मेजरमेंट, यहां पर भी हमारे पास सम हो रहा है। सम के केस में व्हाट इज यूजुअली बीइंग डन इज, प्रोबेबल एरर निकालने का तरीका फिर से वही रहेगा, प्लस माइनस पहला एरर प्लस माइनस दूसरा एरर प्लस माइनस तीसरा एरर, मतलब प्लस माइनस रूट ऑफ पहले एरर का स्क्वायर, दूसरे एरर का स्क्वायर, तीसरे एरर का स्क्वायर, और ऐसे करते चले जाओ। तो हमें तो ये पता है कि यहां पर सिर्फ 3 ही मेजरमेंट हुए हैं, और सभी का हमारे पास प्लस माइनस एरर कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हर बार एरर की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 1 सेकंड के बराबर। स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस के बाद खेल हटी जाएगा यहां से, तो ये कितना बन जा रहा है, प्लस माइनस रूट ऑफ 3 सेकंड्स के बराबर। तो प्लस माइनस रूट 3 सेकंड हमारे पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट हमेशा कैसे निकलता है प्रोबेबल एरर का, प्रोबेबल एरर हमारे पास किसके बराबर होगा, हमेशा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच एरर, जितना भी एरर हमारे पास आया है उसका स्क्वायर का सम। आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, द मेजर्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 80 मीटर। ठीक है, विद अ पॉसिबल एरर ऑफ 0.05 मीटर इन इट्स डायमीटर। एरर डायमीटर में दे रखा है और मेजरमेंट सर्कल के रेडियस का दे रखा है। देखो कितना कंफ्यूज किया है, गलत आंसर लाने के चांसेस भी बन जाते हैं। एरर इन द कंप्यूटेड एरिया विल बी नियरली बी। ठीक है, देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखते हैं,
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही सर्कल के एरिया का छोटा सा हिस्सा कैसे लिखेंगे, हम छोटा सा मैग्नीट्यूड लिखना चाहते तो हम लिखेंगे इसे एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज, इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट, सॉरी डिफरेंशिएट करते तो बनेगा हमारे पास डी ए इक्वल टू 2 पाई आर डी आर के बराबर। अब हम डिफरेंशिएट करके हम लिखना चाह रहे हैं छोटा सा पार्ट, यही छोटा सा पार्ट हमारे पास कहला रहा है एरर इन एरिया, और यही छोटा सा पार्ट हमारे पास कहला रहा है एरर इन रेडियस। ठीक है, और हमें एरर इन डायमीटर दे रखा है, तो ये क्या बन जाएगा, एरर इन एरिया डी ए इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर, आर कितना है, रेडियस कितना है 80 मीटर के बराबर, इंटू रेडियस कितना आ जाएगा प्लस माइनस 0.05/2, क्योंकि तो डायमीटर दे रखा है। तो एरर इन द कंप्यूटेड एरिया विल नियरली बी इक्वल टू हाउ मच, तो ये कितना आ जाएगा, कर लेते हैं इसे कैलकुलेट। ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू पाई इंटू 80 इंटू 0.05 डिवाइड बाई 2, तो यार 12.56, कमिंग आउट टू बी 12.56 मीटर स्क्वायर का एरिया में एरर आएगा हमारे पास, प्लस माइनस लिख सकते हैं 12.56 मीटर स्क्वायर, तो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो पॉसिबल एरर है हमारे पास डायमीटर के मेजरमेंट में, वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो इसलिए उसे क्या लिख लिया, प्लस माइनस लिख लिया। तो प्लस माइनस हमने सिर्फ साइन लिया है। ठीक है, आंसर भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 12.56 मीटर स्क्वायर के बराबर। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला ऐसा ही क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर लैंड वॉज मेजर्ड एज 150 मीटर एंड इज इन एरर बाय 0.05 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग एरर इन द कंप्यूटेड एरिया ऑफ द लैंड। फिर से वैसा ही केस बन रहा है हमारे पास, जब भी हम लिखेंगे एरिया को लिखेंगे एरिया स्क्वायर का एल इंटू एल। ठीक है, एरिया बनेगा एल स्क्वायर, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो बनेगा डी ए इक्वल टू 2L DL के बराबर। ये बन रहा है एरर इन कहां पर, एरिया, और ये बन जा रहा है हमारे पास क्या, एरर इन लेंथ। डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं, डीए कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू 150 मीटर इंटू एरर इन लेंथ कितना है, एरर इन लेंथ है 0.05 का, तो ये कितना बन जाएगा, दिस वुड कम आउट टू बी एज 2 इंटू 150 इंटू 0.05, यार 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 मीटर स्क्वायर के बराबर का हमारे पास एरिया में एरर आ जाएगा। दैट कैन बी प्लस माइनस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो एरर है ये खुद भी क्या है, इसे लिखने का तरीका बदलता हूं मैं, समझना जरा, इसे लिखूंगा 0.05, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 0.05 प्लस माइनस 15 मीटर स्क्वायर के बराबर का एरर। आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, एक पैराबोलिक वर्टिकल कर्व है, is to be set out connecting two uniform grades of plus 0.6% and plus 1%. Rate of change of grade is to be 0.06% per 30 meter. Length of the curve will be. एक पैराबोलिक वर्टिकल कर्व है हमारे पास जिसके ग्रेडियंट दे रखे हैं, एक प्लस में, मतलब दोनों ही प्लस में है। ठीक है, बोथ आर इन प्लस। अब समझना कैसे ये बन रहे हैं। मान लेते हैं कि प्लस का ग्रेडियंट है, तो हमारे पास यहां पर
एक ये हमारे पास प्लस का ग्रेडियंट बन रहा है, प्लस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है प्लस ऑफ 0.6%। अनादर हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट है बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो ये हमारे पास जो है वो इस कर्व का एंगल है। अगेन ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, और ये कितना है हमारे पास 1% के बराबर, प्लस ऑफ 1% के बराबर। यहां लिखता हूं प्लस ऑफ 1% के बराबर। तो जब ये हमारे पास दोनों मिलेंगे तो जो हमारा ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल कैसे बनेगा? ये वाला एंगल बनाने के लिए हमें यहां पर से ठीक है, ये एंगल और ये एंगल यहां बनेगा, और हमारे पास ये एंगल यहां बनेगा। ये वाला एंगल अगर चाहिए तो ये कैसे मिलेगा? दोनों के डिफरेंस से मिलेगा। किससे मिलेगा? दोनों के डिफरेंस से मिलेगा। तो ये एक एंगल बन रहा है। एंगल की वैल्यूज थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा मतलब वेरी कर रही है, बट हमें कॉन्सेप्ट समझना है अभी। ये बन रहा है हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.6%, और ये वाला एंगल बन रहा है हमारे पास 1% का। तो ये जो हमारे पास n बनेगा, ये n बनेगा हमारे पास, क्या इन दोनों से हमारे पास जुड़ के बन पाएगा? नहीं। क्यों जुड़ के नहीं बन पाएगा? क्योंकि हमारे पास n जो है वो सिर्फ हमारे पास यहां तक का एंगल है, यहां से लेकर यहां तक का एंगल है। तो इसको बनाने के लिए हमें जरूरत क्या पड़ेगी? हमें हमारे किसी एक एंगल में से किसी दूसरे एंगल को हमें माइनस करना पड़ेगा। कैसे दे रखा है ये? थोड़ा सा डायग्राम को और मॉडिफाई करते हैं, वरना ये कंफ्यूज ही करेगा। हाँ ठीक है। तो ये जो हमारे पास डायग्राम है, इसमें ये वाला एंगल दे रखा है, यहां से पूरा एंगल 0.6%, और एक ये एंगल दे रखा है जो कि है हमारे पास ग्रेडियंट, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 1% के बराबर। और हमें चाहिए सिर्फ ये वाला एंगल। वी आर रिक्वायर्ड टू हैव ओनली दिस एंगल। और ये एंगल कैसे मिलेगा? तो ये एंगल मिलेगा हमें, ये ग्रेडियंट मिलेगा हमें मोड ऑफ n1 माइनस n2 से। कैसे मिलेगा? मोड ऑफ n1 माइनस n2। माइनस में नहीं बताना है इसलिए सिर्फ मोड ले लिया, दोनों के डिफरेंस से मिलेगा। और दोनों के डिफरेंस से मिलेगा तो अब यहां पर लिख सकते हैं हम क्या? हमारे लिए n बन जाएगा, जो चेंज इन ग्रेडियंट है वो क्या बन जाएगा हमारे पास? n1 0.6 माइनस 1.0 का मोड वुड कम आउट टू बी एज 0.4% के बराबर। क्या आ जाएगा? 0.4% के बराबर। अब हमें दे रखा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट है वो हमारे पास पर 30 मीटर इतना होना चाहिए, तो लेंथ ऑफ द कर्व क्या आएगी? तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ, या फिर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ कर्व इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट। तो चेंज इन ग्रेडियंट आ रहा है 0.4% का,
और रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट है 0.06% पर 30 मीटर का। तो यहां से आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 0.06 इंटू 30 के बराबर, परसेंट से परसेंट गया, आंसर आएगा मीटर में। तो 0.4 डिवाइडेड बाय 0.06, अगर इसे करने जाएंगे तो ये बनेगा हमारे पास 5 और 500, तो 500 इंटू 0.4, ये आ जाएगा 200 मीटर। 200 मीटर हमारे पास निकल कर आएगी हमारी लेंथ ऑफ द कर्व। आंसर है क्या? बिल्कुल है। आंसर क्या आ जाएगा? सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स, इनमें से कौन सी मेथड एस्टिमेट द बेस्ड एरिया ऑफ एन इररेगुलर एंड कर्व्ड बाउंड्री। तो ट्रापेजोइडल मेथड जो है वो किसके लिए होती है? स्ट्रेट बाउंड्री के लिए होती है। एरिया कैलकुलेशन में स्ट्रेट बाउंड्री के लिए ट्रापेजोइडल मेथड होती है। सिम्पसन्स मेथड हमारे पास कर्व बाउंड्री के लिए होती है, और एवरेज ऑर्डिनेट मेथड और मिड ऑर्डिनेट मेथड ये दोनों भी हमारे पास किसके लिए होती है? स्ट्रेट बाउंड्री के लिए होती है। जब भी हमें किसी स्ट्रेट बाउंड्री का एरिया निकालना होता है, हम ट्रापेजोइडल मेथड, एवरेज ऑर्डिनेट मेथड या मिड ऑर्डिनेट मेथड किसी से भी निकाल सकते हैं। कर्व बाउंड्री में सिम्पसन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, सिम्पसन्स 1/3 रूल, जहां पर हम बाउंड्री को क्या मान के चलते हैं? कर्व तो है ही है, बाउंड्री को मान के चलते हैं पैराबोलिक इन शेप। क्या मान के चलते हैं? पैराबोलिक इन शेप। तो हमारे पास यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? इर्रेगुलर या कर्व बाउंड्री के लिए सिम्पसन्स मेथड। और भी मेथड है, फ्रैंक्स रूल है, पॉन्सलेट्स रूल है हमारे पास, जो कि कर्व बाउंड्री के लिए इस्तेमाल होते हैं, बट सिम्पसन्स इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड। अगला सवाल है, फॉर अ कॉर्ड ऑफ 60 मीटर द मिड ऑर्डिनेट फॉर अ सर्कुलर कर्व ऑफ 50 मीटर रेडियस विल बी इक्वल टू व्हाट। तो देखो ये चीज पता होनी चाहिए कि जो लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड होता है ये होता है 2r साइन डेल्टा बाई 2। किसी भी सिंपल सर्कुलर कर्व के लिए लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड होता है 2r साइन डेल्टा बाई 2, और जो मिड ऑर्डिनेट लेंथ होती है ये होती है r1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2 के बराबर। तो हमें एक लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ दे रखी है जो कि 60 मीटर के बराबर है, तो मिड ऑर्डिनेट फॉर अ सर्कुलर कर्व 50 मीटर रेडियस विल बी क्या होगा? ठीक है, तो इसको हम इसको हम कैलकुलेट करना चालू करते हैं। ये वाली लेंथ दे रखी कितनी? 60 मीटर के बराबर। तो यहां से हमारे पास हम लिख सकते हैं साइन डेल्टा बाई 2 आया कितना? 60/2 इंटू 50, 60/2 इंटू 50, और हम लिख सकते हैं डेल्टा बाई 2 आएगा साइन इनवर्स 60/2 इंटू 50। डेल्टा बाई 2 निकाल लेते हैं यहां से। तो डेल्टा बाई 2 निकालेंगे तो कितना बनेगा? 60/100, तो 60/100 बनेगा 0.6। अब निकालते हैं साइन इनवर्स, 0.6 आ रहा है 36.86, और ये डिग्री में है तो ये बनेगा 36.86 की जगह 36 डिग्री 52 मिनट 12 सेकेंड, ये डेल्टा बाई 2 आ गया। इसी को यहां पुटअप करते हैं तो ये बनेगा 50 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2 कितना? 36 डिग्री 52 मिनट 12 सेकेंड। तो ये कितना बन जाएगा? हम निकालते हैं कॉस ऑफ 36 डिग्री 52 मिनट 12 सेकेंड्स। तो ये तो आएगी कॉस की वैल्यू, 1 माइनस आंसर कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 0.2 के बराबर, इंटू करेंगे 50 तो आएगा कुछ 10 के समथिंग।
10.00 मीटर के बराबर मिड ऑर्डिनेट लेंथ निकल कर आ रहा है। कितना आंसर आ जाएगा? ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल पूछा है, इफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व इज थीटा, डिफ्लेक्शन एंगल थीटा दे रखा है, मतलब यहां पर हमारे पास जिसको हम डेल्टा लेके चलते हैं वो इस बार थीटा दे के रखा हुआ है, एंड इट्स रेडियस इज आर, देन द लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, तो हम जानते हैं लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज एल ऑफ, या फिर लिखते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड किसके बराबर था? 2r साइन डेल्टा बाई 2। अब डेल्टा ही थीटा से लिखा जा रहा है, तो 2r साइन थीटा बाई 2 के बराबर लेंथ ऑफ द कॉर्ड आ जाएगी। तो 2r साइन डेल्टा बाई 2, तो ये होगा नहीं, 2r साइन, ये सही आंसर है। 2r cos थीटा होता नहीं है, 2r tan थीटा बाई 2 होता नहीं है। r tan थीटा बाई 2 हमारे पास होता है, विच इज बेसिकली द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से? B इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सर्वे का 6 नंबर का लेक्चर, जहां पर हमने एरियल सर्वे से और कुछ कर्व से क्वेश्चन रिलेटेड सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने एरर, थ्योरी ऑफ एरर से भी सॉल्व किए। अगले ही सेशन में मिलते हैं जहां पर और वाइड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी जेईई के मेंस एग्जाम में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।